सास का पश्चाताप। शारदा जी के दो बेटे थे, संदीप और नवीन। संदीप पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, जबकि नवीन को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा अपनी आवारागर्दी में घूमता फिरता, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा। और इसका नतीजा ये हुआ कि 10वीं क्लास में नवीन दोबारा फेल हो गया। जब श्याम लाल जी को उसके रिजल्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने नवीन को बहुत डांटा, लेकिन शारदा जी बीच में ही पक्ष लेते हुए बोली, क्या हो गया जी, अगर फेल भी हो गया तो बच्चा है, आगे थोड़ा ढंग से पढ़ेगा तो पास भी हो जाएगा। आप तो हाथ धोकर इसके पीछे ही पड़ गए हो और उस बड़े वाले को कुछ नहीं कहते हो। उसने अपनी मनपसंद की शादी कर ली, लेकिन फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। तो श्याम लाल जी बोले, शारदा तुम फालतू में बकवास कर रही हो। वो पढ़ाई में हमेशा अपने स्कूल में टॉप रहा है और मनपसंद की शादी करना कोई गलत काम नहीं है। और वैसे भी पहले तो उसने हमको बताया ही था, लेकिन जब आपने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोर्ट मैरिज की है, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं कह देता हूँ, अगर आप अपने इस लाडले बेटे की इसी तरह पक्ष लेती रही तो आने वाले दिनों में ये हमें कुछ नहीं समझेगा। बोलकर श्यामलाल जी वहाँ से चले गए। तो शारदा जी का और किसी पर तो बस चला नहीं, तो अपनी बड़ी बहू प्रिया पर चिल्लाते हुए बोली, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, खाना कौन तेरा बाप बनाएगा। प्रिया अपनी सास के व्यवहार को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई घर में चली गई। शारदा जी प्रिया को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि प्रिया ने उनके बड़े बेटे संदीप के साथ लव मैरिज की थी। उसने अपने बेटे को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन बहू को दिल से कभी नहीं अपनाया। प्रिया अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ समय बाद एक दिन अचानक श्यामलाल जी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चल बसे। इसका कारण भी शारदा जी ने प्रिया को ही ठहराया कि इसके कदम ही घर में गलत पड़े हैं, जो आते ही अपने ससुर को भी खा गई। अब तो वो प्रिया से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। श्यामलाल जी शासकीय सेवा में थे, जिनका कुछ कार्यकाल शेष था, इसलिए उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए शारदा जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। किसी तरह उसने 12वीं की परीक्षा पास की और इस तरह दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। छोटा बेटा अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वहीं बड़े बेटे ने भी अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। इधर शारदा जी और प्रिया के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तो शारदा जी को कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। पहले तो श्यामलाल जी डांट देते थे, लेकिन अब वो प्रिया को सामने से ही उल्टा सीधा बोलने लगी, तो प्रिया भी तंग आकर कभी कभी उनकी गलत बात का विरोध करने लगी थी, जिससे उनके बीच और दूरियां बढ़ गई। धीरे धीरे समय बीता तो प्रिया ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। उनके आने से घर में रौनक हो गई। प्रिया को भी लगा कि अब शायद शारदा जी उसे माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शारदा जी चाहती थी कि प्रिया घर का सारा काम संभाले और उसके इशारों पर नाचे। वो उसे किसी भी तरह का हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का भी आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम कर रखा था और आधा अपने नाम कर रखा था, लेकिन फिर भी उनके बड़े बेटे संदीप ने कभी कुछ नहीं कहा। वो तो बस घर में सुख शांति चाहता था। शुरू शुरू में तो प्रिया ने अपने पति से भी शिकायत की, पर घर की कलह के कारण संदीप उदास रहने लगा और अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। तो प्रिया ने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। संदीप सब समझता था, पर यह सोचकर घर छोड़कर नहीं जाता कि जब तक उसके छोटे भाई नवीन की शादी ना हो जाए, तब तक वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उनका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ व भाई का ध्यान रखना उसका फर्ज है। संदीप कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता था। वो परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करते, पर इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता गया। प्रिया के देवर की शादी की बात शुरू हुई, रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन शारदा जी हर रिश्ते को मना कर देती। उनको अपनी सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था वो जब चाहेंगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। एक दिन उनके छोटे बेटे ने खुद ही एक लड़की पसंद कर ली और शारदा जी को कह दिया कि वो उसी से शादी करेगा। पर लव मैरिज के हमेशा खिलाफ शारदा जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लग रहा था कि अगर लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बन जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो अपने बड़े बेटे के लव मैरिज करने से चिढ़ी हुई थी और अक्सर उससे नाराज ही रहती थी, इसलिए उन्होंने लड़ झगड़ कर उसकी पसंद से शादी करने को मना कर दिया।
और जल्दी जल्दी में खुद ही एक गांव की गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी करवा दी। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की को वो चाहे जैसे रखेंगी और वो उनसे डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचे हमेशा वैसा कहाँ होता है। कुछ दिन तो उसकी छोटी बहू नीतू अच्छे से रही। शारदा जी ने भी शुरू शुरू में उस पर बहुत प्यार लुटाया। वो प्रिया को सुनाने के लिए सभी के सामने नीतू की बहुत तारीफ करती, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, उसके लिए नई नई चीज़ें लाती। उन्हें लगता कि इन सब से उनकी बड़ी बहू प्रिया को बहुत बुरा लगेगा, पर उनकी आशा के विपरीत प्रिया को इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसकी सोच अब अपने बच्चों और पति तक ही सीमित थी। धीरे धीरे शारदा जी के व्यवहार से नीतू उन पर हावी होने लगी। भले ही शारदा जी ये सब प्रिया को नीचा दिखाने के लिए करती थी, पर नीतू को लगता कि उनका छोटा बेटा उनकी कमजोरी है, और वैसे भी तो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी हैं, और इसी बात का नीतू फुल फायदा उठाती थी। अगर शारदा जी कभी उसे थोड़ा बहुत कुछ कहती भी तो वो तुरंत उन्हें पलटकर जवाब दे देती कि मुझे कुछ भी कहने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, और छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे शारदा जी और नीतू दोनों सास बहू मिलकर बड़ी बहू प्रिया को परेशान करने लगीं। शारदा जी और नीतू भले ही आपस में कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन प्रिया के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थी। अब प्रिया भी आखिर इंसान ही थी, हर बात की एक सीमा होती है। प्रिया की सहन शक्ति की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। अपनी सास की बातें तो प्रिया फिर भी सहन कर लेती, क्योंकि उसे लगता कि शारदा जी के भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे जो उसकी लव मैरिज की वजह से टूट गए। साथ ही संदीप के पिताजी की असमय मृत्यु से वो अकेली पड़ गई हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, वो शारदा जी का दिल जीत ही लेगी। लेकिन जब उसकी दीवानी नीतू भी उससे उल्टा सीधा बोलती और शारदा जी भी उसे समझाने की बजाय उसका साथ देती, तो प्रिया ने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहेगी। वैसे भी संदीप का कहना था कि जब उसके भाई की शादी हो जाएगी तभी वो परिवार से अलग होने का सोचेगा। इस बार संदीप ने भी कोई विरोध नहीं किया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे फ्लैट में रहने लगा। शारदा जी ने नाटक तो बहुत किया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदीप ने कहा, माँ, साथ रहकर रोज रोज की लड़ाई से अलग अलग प्यार से रहना ज़्यादा बेहतर है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। अब प्रिया को सुकून के कुछ पल नसीब हुए थे, वरना 5 साल से वो सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने में और निशा दिखाने में गुजर गए। उसने बहुत कोशिश की थी सबका दिल जीतने की, सबको अपना बनाने की, लेकिन शारदा जी ने उसकी बुराई कर कर के सबकी नज़रों में उसे बुरी बहू साबित कर दिया। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। सभी रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस प्रिया को घमंडी समझने लगे थे, इसलिए अब प्रिया अपनी नई गृहस्थी और नई जगह आकर सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसको कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था। वो जल्द ही वहाँ सभी से घुल मिल गई। उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई, जहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों की ही कमी महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे संदीप का व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा, तो उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। इधर शारदा जी को भी लोग संदीप की तरक्की के बारे में बताते, तो शारदा जी बहुत जलती कि उन्होंने अपने पास से तो संदीप को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, फिर भी उसने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन शारदा जी को ये नहीं पता था कि इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। इसी बीच एक दिन संदीप अपनी माँ से मिलने गांव आया, तो शारदा जी ने उसे पैसों का लालच देते हुए कहा कि बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, हम सभी भी तुम्हारे साथ वहीं चलते हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन संदीप को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी माँ का व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी प्रिया का वो चेहरा घूमने लगा कि हालात चाहे जो भी हों, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। लेकिन शारदा जी की नफ़रत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया था। शारदा जी जब बार बार साथ रहने की ज़िद करने लगीं, तो संदीप ने उनसे मिलने जाना ही कम कर दिया। संदीप और प्रिया तो अपनी नई दुनिया में खुश थे, पर यहाँ शारदा जी के कर्मों का हिसाब होना अभी बाकी था। इन सब बातों का असर सबसे ज़्यादा उनकी छोटी बहू नीतू पर पड़ा।
उसे लगने लगा कि प्रिया और संदीप तो अपने परिवार के साथ शारदा जी की चिकचिक से दूर अलग मजे में रह रहे हैं और उसे अपनी सास को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। नीतू भी अब घर के कामों में अपना जी चुराती, तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। खुद शारदा जी से छुप कर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे से बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से शारदा जी पूरे दिन भूखी रहती। शारदा जी ने एक दो दिन तो उसे टोका, लेकिन जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो खुद ही उठकर खाना बनाने लगी और साथ ही उन्हें नीतू और नवीन के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता तो नीतू उसे दवाई लेनी है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। धीरे धीरे शारदा जी पर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई। नीतू अब घर का कोई काम नहीं करती, उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर शारदा जी कुछ भी बोलती तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आसपास के लोग रोज उनके घर का तमाशा देखते। शारदा जी ने अब उन दोनों को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब उन्हें अपने बड़े बेटे संदीप की कमी बहुत महसूस होती। वो संदीप जिसने शारदा जी के इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया, वो बेटा जिसको शारदा जी ने अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं मांगा। जिस बेटे बहू के घमंड में उन्होंने अपने बड़े बेटे बहू की ज़िंदगी में इतना जहर घोला, आज उसी बेटे बहू ने शारदा जी को नौकरानी बनाकर रख दिया था। नीतू अब घर की मालकिन बन के रहती और शारदा जी की हैसियत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। वो सारा दिन घर का काम करती। उनका छोटा बेटा कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता और नीतू दिन भर आराम से टीवी देखने में या घूमने फिरने में अपना समय बिताती। एक दिन शारदा जी बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया और फ़ोन भी हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान और टूटा फ़ोन, जो अभी किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गई। जब नीतू को उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपके ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर शारदा जी की आंखें भर गईं और चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली गईं। अगले दिन नीतू अपने भाई की शादी का नाम लेकर अपने मायके चली गई और नवीन को भी अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद शारदा जी घर का काम समेटकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य पूछने वाला भी कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उन्हें उनके अकड़ स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। कहाँ सबको अपनी एक आवाज़ से डरा देने वाली शारदा जी की दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहाँ प्रिया और संदीप उनसे पूछे बिना एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज वही छोटे बेटे बहू उनकी आंखों के सामने उन्हें बिना बताए ही रोज घूमने फिरने निकल जाते थे। धीरे धीरे समय बीता। नीतू और नवीन को गए हुए 1 महीना हो गया था और उसके भाई की शादी भी हो गई थी, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। शारदा जी को कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आने लगते थे, तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उन्हें सीने में दर्द उठा और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चे से कहकर दवाई मंगवाई, लेकिन जैसे ही वापस घर आई तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बच्चा दवाई लेकर उनके आया तो सामने शारदा जी को बेहोश देखकर वो जल्दी से अपने माता पिता को बुला कर लाया। उसके पिताजी के पास उनके छोटे बेटे का नंबर था। उसने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन नीतू ने उठाया। उन्होंने जैसे ही शारदा जी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने आवाज़ ठीक से नहीं आ रही कहकर फ़ोन रख दिया। तो वो लोग खुद ही शारदा जी को जल्दी से अस्पताल लेकर गए और किसी दूसरे पड़ोसी से लेकर उनके बड़े बेटे संदीप के पास फ़ोन किया और उसे शारदा जी की हालत के बारे में बताया। तो संदीप उस समय अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। उन्होंने पड़ोसी अंकल से ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया और तुरंत अपनी पत्नी प्रिया को फ़ोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। तो प्रिया ने संदीप से उनके पड़ोसी अंकल का नंबर लिया और बच्चों को रानी दीदी, जो उसके घर के कामों में उसकी हेल्प किया करती थी, उसके पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो पड़ोसी अंकल वहीं गेट के पास ही मिल गए। प्रिया ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके शारदा जी को वहाँ भर्ती करवाया और पड़ोसी अंकल का बहुत आभार व्यक्त कर उन्हें घर वापस भेज दिया।
अब अस्पताल में सिर्फ प्रिया और शारदा जी ही थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि शारदा जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना सुनकर प्रिया बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत संदीप को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा, लेकिन शारदा जी की किडनी वाली बात उसने नहीं बताई कि कहीं संदीप घबरा जाएगा। प्रिया ने अपने देवर और देवरानी को भी फ़ोन किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तभी नर्स ने आकर प्रिया को बताया कि शारदा जी की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें 1-2 दिन में जल्द से जल्द किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर अपनी देवरानी नीतू को फ़ोन किया। इस बार नीतू ने उसका फ़ोन उठा लिया तो प्रिया ने शारदा जी की हालत के बारे में बताया। तो पहले तो नीतू घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की वजह से लोग उसे ना समझें कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा। ना ही इतने दिनों में एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश की। हम जल्दी ही आते हैं कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इधर फ़ोन काटकर प्रिया पीछे मुड़ी ही थी कि उसे सामने से संदीप आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और शारदा जी की किडनी के बारे में बताया तो संदीप की आंखों में भी आंसू बह निकले। इधर नीतू का मायका पास ही था तो नीतू और नवीन भी अस्पताल पहुंच गए। नीतू को डर था कि कहीं शारदा जी ने संदीप का हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी न मांग ले। उसने शारदा जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ कहकर चलती बनी। उसका पति भी नीतू को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही चला गया। तभी संदीप ने प्रिया से कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो सीधा डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा और बोला कि डॉक्टर, इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा है तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। संदीप को तेजी से निकलता देख प्रिया घबरा गई और वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। उसने संदीप और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली। वो अंदर आकर संदीप के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली कि आप माँ को किडनी नहीं देंगे। तो संदीप भी घबरा गया। उसे लगा कि प्रिया के साथ उसकी माँ ने जो भी किया इस कारण शायद वो उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन तभी प्रिया आगे बोली कि अगर किडनी देनी है तो वो अपनी किडनी देगी, क्योंकि संदीप को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भागदौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि संदीप के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने के दुष्परिणाम तो होते ही हैं। संदीप ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर प्रिया के बहुत समझाने पर संदीप भारी मन से मान गया। संदीप और प्रिया ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की और इत्तेफाक से प्रिया की किडनी शारदा जी से मैच भी हो गई। दोनों को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। शाम को डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ, शारदा जी और प्रिया दोनों ठीक हैं। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। संदीप ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और भगवान का भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद शारदा जी और प्रिया को रूम में शिफ्ट कर दिया। इधर शारदा जी के लाडले बेटे बहू अपना मुँह छुपाकर बैठे थे। नीतू अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा शारदा जी से मिलने ही नहीं गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों शारदा जी से मिलने नहीं आए। अब तो नीतू यही चाहती थी कि संदीप और प्रिया शारदा जी को अपने साथ ही ले जाएं, तो उसे शारदा जी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग शारदा जी से मिलने आए थे। उनके जाने के बाद शारदा जी ने प्रिया की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उन्होंने प्रिया के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। तो प्रिया उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और बच्चे माँ पर एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। संदीप वहीं खड़ा अपनी पत्नी और माँ को देख रहा था। आज उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। शारदा जी ने उसे भी पास बुलाया और उससे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, तो संदीप भी अपनी माँ के गले लग गया। आज शारदा जी ने उसकी शादी के बाद पहली बार उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा था। 1-2 दिन में उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई तो शारदा जी ने संदीप से कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पर है
और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दें। लेकिन संदीप और प्रिया नहीं माने। उनकी हालत अभी नाजुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके बहुत जिद करने पर शारदा जी भारी मन से उनके साथ जाने को तैयार हो गईं। वैसे भी उनकी हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हीं की हरकतों ने प्रिया और संदीप को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। शारदा जी अब बड़े बेटे बहू के पास आ तो गई थी, लेकिन कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। प्रिया के निश्चल प्रेम को देखकर उनका दिल भर आता। सब नजरिए का खेल होता है। प्रिया को जब वो प्यार भरी नजरों से देखती तो उन्हें वो भोली भाली बच्ची नजर आती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने संदीप और प्रिया के साथ बहुत नाइंसाफी की है, फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं। और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जो अपने घर का हिस्सा भी उसको दे दिया, उसने मुंह फेर लिया और पलट कर देखा भी नहीं। वो पश्चाताप की आग में झुलस रही थी। संदीप और प्रिया उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते थे कि ये घर उन्हीं का है। वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। अब उनके मन में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जिस बहू को शारदा जी बहू मानने से इनकार करती थी, वही आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। उन दोनों के बीच प्यार और नोक झोंक भरे रिश्तों को देखकर कोई अनजान व्यक्ति तो उन्हें माँ बेटी ही समझता था। अब शारदा जी सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी अपने बड़े बेटे बहू के पास रहने लगी थी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।